अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायमेंशन एंड रैंक 2.9 एक्सरसाइज है, जो हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है, हमने उसका रैंक फाइंड करना है और उसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन क्या होता है और रैंक क्या होता है, ये हम इस एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं, द डायमेंशन ऑफ आ सबस्पेस। डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, ये है मेरे पास, इसमें इतनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसकी मुझे बतानी है डायमेंशन, तो इसकी डायमेंशन है मेरे पास 3। मुझे कैसे पता चला है कि इसकी डायमेंशन 3 है, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। तो जो भी हमारे पास ऑर्डर होता है हमारे मैट्रिक्स का, वो हमारी डायमेंशन होती है। ठीक है, ये तो हो गई बात डायमेंशन के बारे में। तो हमारे पास फिर रैंक क्या होता है, तो रैंक के लिए हमारे पास यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल है, वो हम देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में कहा गया है, डिटरमिन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक फाइंड करना है मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स दिया गया है, क्या किया है, उसे कन्वर्ट किया है एचरन फॉर्म में। एचरन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मुझे पिवट पोजीशंस मिली हैं वो एक ये है, एक ये है, एंड उसके बाद आपको पता है ये सेकेंड पोजीशन पे है, तो इसके बाद थर्ड पोजीशन पे आएगा, एक ये है। तो ये वाली रो में जो है वो पिवट पोजीशन 0 हो गई है, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमारे पास कितनी पिवट पोजीशन है, 3 पिवट पोजीशन है। तो मेरे जो मैट्रिक्स है उसका जो रैंक है वो मेरे पास 3 है। ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है डायमेंशन और रैंक का। मैंने आपको बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाया है और एक एग्जांपल भी यूज़ किया है ताकि जो है वो आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाए। और अब हम डेफिनेशन रीड करते हैं। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय रैंक ए। कैसे डिनोट करते हैं हम, रैंक ए से डिनोट करते हैं। इज़ द डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। क्या बता रहे हैं, हमारे पास जो है वो रैंक क्या होता है, डायमेंशन ऑफ द कॉलम स्पेस ऑफ ए। अगर हम दूसरे वर्ड्स में पढ़ें तो जो रैंक है हमारे पास, ही मैंने आपको बहुत इजी तरीके में बताया था कि जितनी हमारे पास पिवट पोजीशंस आएंगी उतना हमारे पास क्या होगा, रैंक होगा। बट अगर हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें कहता है कि जितनी कॉलम स्पेस होगी उतनी हमारे पास रैंक होगी मैट्रिक्स ए की। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है रैंक का अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। यहाँ पर ऊपर एक डेफिनेशन है, द डायमेंशन ऑफ अ सबस्पेस। डायमेंशन का क्या मतलब है, ऑर्डर। ठीक है, जैसे मेरे पास 3×3 का मैट्रिक्स था, उसकी डायमेंशन क्या थी, उसकी डायमेंशन थी 3। तो मेरे पास सबस्पेस जो है उसकी डायमेंशन क्या होगी। सबस्पेस हमारे पास क्या होता है, जब हम अपना x जो है वेरिएबल कॉमन ले लेते हैं और उसके साथ एक वेक्टर आ जाता है इनकी वैल्यूज़ का, फिर x2 कॉमन ले लेते थे, इस तरह जो हम करते थे वो हमारे पास सबस्पेस थी, सबस्पेस बना रही थी। अब हमने क्या करना है, इनकी डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करनी है। द डायमेंशन ऑफ अ नॉन ज़ीरो सबस्पेस। नॉन ज़ीरो मतलब ज़ीरो नहीं होगी और कोई भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि हम डायमेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं। द डायमेंशन ऑफ अ नॉन ज़ीरो सबस्पेस एज। एज जो है उन्होंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया है, डिनोटेड बाय डायमेंशन एज। किससे डिनोट किया जाएगा, डायमेंशन ऑफ एज से डिनोट किया जाएगा। इज़ द नंबर ऑफ वेक्टर इन एनी बेसिस फॉर एज। नंबर ऑफ वेक्टर्स, जितने हमारे पास नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे उतनी हमारे पास क्या होगी, डायमेंशन होगी। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द ज़ीरो सबस्पेस, ज़ीरो इज़ डिफाइंड टू बी ज़ीरो। ज़ीरो के ऊपर छोटा सा 2 है। अगर हमारे पास कोई सबस्पेस जो है वो ज़ीरो आ जाती है तो उसकी डायमेंशन हम कैसे डिफाइन करेंगे, ज़ीरो, इस तरह से डिफाइन करेंगे। ये उन्होंने डिफाइन करके बताया। बेसिकली इस डेफिनेशन में उन्होंने हमें यही बताया है कि जितने हमारे पास नंबर होंगे, जितने नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे हमारे पास नॉन ज़ीरो, ठीक है, जितने हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे
उतनी ही हमारी क्या होगी, डायमेंशन होगी। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वेक्टर x, फाइंड वेक्टर s डिटरमाइंड बाय द गिवन कोऑर्डिनेट वेक्टर xb एंड द गिवन बेसिस b, इलिस्ट्रेट योर आंसर विद अ फिगर। फिगर हमने नहीं बनाना, हमें क्या किया गया है, इन क्वेश्चन को हमने कोऑर्डिनेट वेक्टर के जरिए जो है वो यूज़ करना ही, हमारी आउटलाइन में टॉपिक नहीं है, बट जो है वो हम देख लेते हैं फिर भी इसको, ठीक है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो b है वो हमें 2 वेक्टर्स दिए गए हैं और x ऑफ b दिया गया है। ये हमें क्या करना था, x ऑफ b का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, 3 जो है उसको फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 ज़ा 3, तो हमारे पास आ जाएगा 3b1, बिकॉज ये b में है तो यहाँ पर आ जाएगा 3b1 प्लस 2b2। ओके, ये कैसे आया है, हमारे पास 3 को जो है वो फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को सेकेंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा, दोनों जगह 3, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 7 और 1 आ जाएगा। स्केच जो है वो हमने ड्रा नहीं करने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो सेम है, हमारे पास b में 2 वेक्टर्स दिए गए हैं और x ऑफ b दिया गया है। क्या करना है, -1 को फर्स्ट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो 3 है उसको सेकंड वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास ये 2 आ जाएगा, 2 एंड 1 आ जाएगा, एंड देन इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 और 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11 और 4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द वेक्टर x इन द सबस्पेस ऑफ H। जो वेक्टर x हमें दिया गया है वो सबस्पेस बनाता है किसकी, H की, विद द बेसिस b इज इक्वल टू b1 b2, दोनों वेक्टर्स को यूज़ करते हुए फाइंड द b कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ x। पहले क्या था, हमें जो है वो x ऑफ b दिया गया था, ठीक है, यहाँ पर x ऑफ b हमें दिया गया था, बट अब हमें क्या करना है, x ऑफ b खुद फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 6 तक जो है वो सेम क्वेश्चन होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें b1 b2 एंड x दिया गया है। हमने क्या फाइंड करना था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है x ऑफ b। तो यहाँ पर देखें, जब हम इन जो वेक्टर्स हैं हमारे पास, इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पहले हमें यहाँ पर 0 करना है, ठीक है, यहाँ पर 1 करना है और यहाँ पर 0 करना है, ठीक है। -4 को 0 करने के लिए हमें ये ऑपरेशन अप्लाई करना है, R1 के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड कर देंगे R4 में, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब जो इस रो ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद और ख़ुद ही हमें यहाँ पर 1 मिल गया है, ठीक है, ये हमारे पास 1 1 हो गया और ये 0 मिल गया है। अब जो 0 करना है वो इसको करना है, तो इसको जो है वो ये वाला रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, R1 को जो है R1 को ऐड करना होगा हमें 2R2 में। जब 2R2 करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 0 मिल जाएगा। ये रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है। जो हमारा आंसर है वो है 7 और 5। ये हमने कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया है। यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे कि हमारे जो x ऑफ b की वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं, 7 और 5 हैं। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ये वाली। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो हमारे पास सेम ही क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करके। इसमें भी क्या किया गया है, हमें b1 b2 एंड x दिया गया है, ठीक है। ये अब हमने क्या करना है, इसे आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है और इसे कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हमें 1 टॉप पे चाहिए होता है तो इसे रो रिप्लेसमेंट के ज़रिए चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद हमें नीचे यहाँ पर क्या करना है, 0 बनाना है। ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पर 0 मिल जाएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 चाहिए हमें, तो यहाँ पर 1 चाहिए तो हमें 1 को इस रो को R2 को डिवाइड कर देंगे 11 के साथ।
22 के साथ, तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। जब हम इस रो को 22 से डिवाइड करेंगे तो मुझे यहाँ पर 1 मिल जाएगा। 1 गेट करने के बाद जो मेरा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इसको 0 करना है और इसको 0 करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, इजी कर लेते हैं थोड़ा, कि ये वाली जो रो है मेरे पास, थर्ड रो, आप इसे 14 से अगर डिवाइड करें, 14 से अगर डिवाइड कर लें तो मेरे पास यहाँ 1 आ जाएगा। और फिर अगर हम R2 माइनस R3 करें या R3 माइनस R2 करें तो यहाँ पर 0 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0 गेट करने के बाद, जैसे यहाँ पर 0 गेट कर लिया है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम ये रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ये रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद अब जो हमारा मैट्रिक्स है वो रिड्यूस्ड एचेलेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। रिड्यूस्ड एचेलेट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिल गई हैं। C1 की वैल्यू है हमारे पास -5/2 एंड C2 की वैल्यू है हमारे पास 1/2। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम मेथड से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 मैंने सॉल्व करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 हमने नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, डिस्प्ले द मैट्रिक्स ए एंड एचेलेट फॉर्म। एक मैट्रिक्स ए जो है वो डिस्प्ले किया गया है और उसकी एचेलेट फॉर्म भी डिस्प्ले की गई है। फाइंड बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए एंड नल ऑफ ए। हमें बेसिस फाइंड करनी है किसके लिए, कॉलम ऑफ ए और नल ऑफ ए के लिए। और क्या फाइंड करना है, इनकी डायमेंशन बतानी है। किसकी डायमेंशन बतानी है, सबस्पेस की डायमेंशन बतानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, बेसिस बतानी है फॉर कॉलम ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ बेसिस जो है वो कॉलम ऑफ ए की हम यहीं से देख लेते हैं। ये हमारे पास एचेलेट फॉर्म हमें दी गई है। इसमें हमारे पास जो पिवट पोजीशन है वो है फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद है थर्ड कॉलम में, उसके बाद है जस्ट फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में ही है हमारे पास इसकी पिवट पोजीशन। सॉरी, बेसिस जो है हमारे पास, पिवट पोजीशन जो है हमारे पास 3 दी गई हैं। एक इस रो से, एक इस रो से और एक इस रो से बी दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास 3 दी गई हैं। किस रो से, फर्स्ट रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। तो हमारी जो बेसिस होगी कॉलम ऑफ ए, उसके लिए हमारी बेसिस क्या आएंगी, इस मैट्रिक्स ए में से कौन कौन से मैट्रिक्स आ जाएंगे, वेक्टर्स आ जाएंगे, वेक्टर 1, वेक्टर 3 एंड वेक्टर 4। तो चलिए लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर आप लिखिएगा कॉलम ऑफ, बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए, बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से वेक्टर्स आएंगे, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। लिखते हैं 1 -3, -3, 2 -4, कॉमा, थर्ड वेक्टर आएगा जो कि है हमारे पास 2 -1 4 2, और एक हमारे पास फोर्थ आएगा वो है हमारे पास -4 5 -3 एंड 7। ये है हमारे पास बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। कॉलम ऑफ ए के लिए हम बेसिस कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले एचेलेट फॉर्म में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी पिवट पोजीशंस मौजूद हैं। जिस जिस कॉलम में हमारे पास पिवट पोजीशंस मौजूद होती हैं, जैसे ए फर्स्ट में थी, थर्ड में थी एंड फोर्थ में थी, मैट्रिक्स ए में से वो वाले कॉलम आ जाते हैं। ये है हमारे पास बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए। नेक्स्ट हमें क्या कहा गया था, हमें बेसिस फॉर कॉलम ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है। बेसिस फॉर नल ऑफ ए, बेसिस हमें निकालनी है नल ऑफ ए के लिए। नल ऑफ ए के लिए बेसिस निकालने के लिए हमें पता है कि जो हम स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो है AX = 0। हम क्या करेंगे, इजीनेस के लिए हम एचेलेट फॉर्म वाला मैट्रिक्स यूज़ कर लेंगे। एचेलेट फॉर्म वाला मैट्रिक्स यूज़ करने के साथ इसमें 1 2 3 4 मैट्रिक्स वेक्टर्स हैं, 1 2 3 4। 4 वेक्टर्स लिखने के बाद एक मैट्रिक्स में हम लास्ट पे ऐड करेंगे 0 वेक्टर, ठीक है। जब हम इसे रिड्यूस्ड एचेलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम इसके लास्ट पे जो है वो एक 0 वेक्टर भी ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक ये वेक्टर है, मेरे पास ये रो है,
अगर मैं एचरल फॉर्म से ही आपको इक्वेशंस फाइंड करना, अगर हम यहीं से देख लें, अगर हम इसे रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट ना करें तो यहाँ से भी हम इक्वेशंस जो है वो गेट कर सकते हैं, बेसिस फाइंड कर सकते हैं नल ऑफ ए की। तो यहाँ पर आप देखें लास्ट पे हमारा एक जीरो वेक्टर है, आप ये याद करें, ठीक है। जीरो वेक्टर मैंने ऐड कर लिया। तो यहीं से हम अगर इक्वेशन निकालें तो मेरी इक्वेशन बनती है x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 माइनस 4x4 इज इक्वल है 0 के, ठीक है। नेक्स्ट जो है रो नंबर 2, उसमें से मुझे मिला है थर्ड वेरिएबल 5x3 माइनस 7x4 इज इक्वल टू 0, ओके। एंड देन यहाँ पर आ गया है 0 इज इक्वल टू 5 एंड 0 इक्वल टू 5, मतलब हमें जस्ट वैल्यूज जो मिलेंगी वो होंगी x1 की और x3 की। यहाँ पर आप देखें अगर रो 3 से, तो मेरे पास 0 इज इक्वल टू 5, 0 इज इक्वल टू 5 मतलब ये वाला कॉलम अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मेरे पास आता है x1 x2 x3 इज इक्वल टू x3 मेरे पास क्या है, वैसे 0 से मल्टीप्लाई हुई है और वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, ठीक है। और x4 जो है हमारे पास, x4 वो भी किसके इक्वल है, हमारे पास 0 के इक्वल है, क्योंकि उन दोनों की हमें वैल्यूज नहीं मिली। और अगर हम x3 एंड x4 पुट करते हैं, x4 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0 आ चुकी है। अगर मैं इस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट करूं, यहाँ पर 0 पुट करूं और x3 की जगह पर भी मैं 0 पुट करूं यहाँ पर, तो मुझे क्या मिलेगा, x3 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 एंड x4 इज इक्वल टू 0 हमें मिल चुका है, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर इन दोनों की वैल्यूज, दोनों वेरिएबल की वैल्यूज अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो ये मैं थोड़ा साफ कर लूँ, अगर यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं वैल्यूज, ठीक है। यहाँ पर x1 माइनस 3x2 प्लस 2x3 हमारे पास 0 आ चुका है, माइनस 4x4 भी हमारे पास 0 आ चुका है, इज इक्वल टू 0। हमें जो वैल्यू मिली है वो मिली है x1 माइनस 3x2। यहाँ से हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी 3x2, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसे रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद भी ये वैल्यू गेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह क्या है, हमारी जो इक्वेशन है वो हमें थोड़ी लंबी मिल गई है, हमें उसे सॉल्व करना पड़ा है खुद। और अगर हम उसे रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें जो है वो इक्वेशन हमारी जो है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाती है, हमें डायरेक्ट वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल जाती हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं तो देन आपके पास कैसे होगा, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो वेक्टर है, मैट्रिक्स है वो दिया गया था, इसे रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। आपने क्या करना है, साथ में ही 0 वेक्टर जो है वो हर जगह ऐड रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, लास्ट पे ऐड किया है, लेकिन आपने जो है वो याद रखना है और जो है वो साथ पे ही 0 वेक्टर जो है वो ऐड करना है, क्योंकि हम नल ऑफ ए के लिए फाइंड कर रहे हैं बेसिस, ठीक है। यहाँ पर लास्ट पे जो है वो 0 वेक्टर ऐड कर दिया गया है। जब हमने रिड्यूस्ड एचरल फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास ये इक्वेशन है, ये x1 माइनस 3x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू 0 एंड x4 इज इक्वल टू 0, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं। x2 जो है वो हमारे पास फ्री वेरिएबल है। कैसे पता चला है कि वो फ्री वेरिएबल है, क्योंकि उसकी जो पिवट पोजीशन है हमारे पास 0 आई है। तो ये थी हमारे पास सबस्पेस ऑफ नल ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 ये हमारे पास जो है वो सेम मेथड से होने हैं। हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इसमें भी हमें वही चीजें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 में आपको सेम वही चीजें बतानी है जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 में फाइंड की है, ठीक है। आपने क्या बताना है, बेसिस बतानी है फॉर कॉलम ऑफ ए एंड नल ऑफ ए, ठीक है।
कॉलम ऑफ ए के लिए जो है वो यहीं से पता चल जाएंगी, जितनी पिवट पोजीशंस होंगी उसके अकॉर्डिंग हमें मैट्रिक्स ए में से वैल्यूज लिख देनी है। नल ऑफ ए के लिए हमें क्या करना है, लास्ट पे 0 0 का वेक्टर ऐड करना है, अपनी पिवट पोजीशंस निकालनी है। और आपको पता है बेसिस हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। बेसिस कैसे लिखते हैं, जिन भी वेक्टर्स की, जिन भी वेरिएबल्स की हमें वैल्यूज मिल जाती उनको हम ऐड नहीं करते, और दूसरे वेरिएबल जो भी होंगे उनको कॉमन लेके बाहर, जैसे x2 तो उसकी वैल्यूज अंदर लिख देंगे, प्लस x3 तो इसकी वैल्यूज इस तरह से हम सब स्पेस की फॉर्म में लिख देंगे। नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया था वो था स्टेट द डायमेंशन ऑफ दो सब स्पेसेस। ओ सॉरी, ये पार्ट हम जो है वो मिस कर गए थे। डायमेंशन भी हमें बतानी थी, किन किन की डायमेंशन बतानी थी, कॉलम ऑफ ए की डायमेंशन एंड नल ऑफ ए की डायमेंशन। तो डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए हम यही से देख लेते हैं, एचएन फॉर्म हमें दी गई है, उसमें कितनी पिवट पोजीशन मिली थी, हमें 3 पिवट पोजीशंस मिल गई थी, ठीक है। ये देखिए हमारे पास ये डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए हमने बतानी है, तो इसमें हमारे पास 3 पिवट पोजीशन आ चुकी हैं, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो आप लिखेंगे डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू 3। दूसरा हमसे पूछा गया है डायमेंशन बतानी है फॉर नल ऑफ ए। तो जब हमने आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो आपको याद होगा हमारे पास जस्ट एक इक्वेशन आई थी जिसमें x1 का आंसर था, तो इसके लिए हमारे पास डायमेंशन फॉर नल ऑफ ए हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखें डायमेंशन तो हम फाइंड कर ही लेते हैं। ये है हमारे पास पिवट पोजीशन, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है और इसमें आ रही है, एक में जस्ट नहीं आ रही, इसको स्किप कर लें। तो डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए इसकी कितनी होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी, जितनी हमारे पास पिवट पोजीशन है उतनी हमारे पास डायमेंशन होगी कॉलम ऑफ ए। तो पिवट पोजीशन देखते हैं, फर्स्ट ये है, सेकेंड रो में सेकेंड पोजीशन है, आगे थर्ड रो में थर्ड पोजीशन होनी चाहिए, थर्ड रो में थर्ड ये है, एंड नेक्स्ट हमें फोर्थ पिवट चाहिए, फोर्थ पे हमारे पास 0 है, तो इसकी डायमेंशन जो है 3 पिवट पोजीशंस मिली हैं और वो होगी हमारे पास 3, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, वेक्टर 0 ऐड करना है इसके आगे नल ऑफ ए फाइंड करने के लिए, और आप क्या करेंगे, इसे रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फाइंड कर लेंगे, सबस्पेस फाइंड करेंगे आप किसकी, नल ऑफ ए की। जितनी जो है वो सबस्पेस आएगी उतनी आप डायमेंशन लिख देंगे उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 एंड 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, अगर एचएन फॉर्म हमें दी गई है, इसकी पिवट पोजीशन जो है हमारे पास एक ये है, एक ये है और एक थर्ड पोजीशन पे एक ये है, 3 है, तो इसकी हमारे पास जो डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए होगी वो क्या होगी, आप एक ये मैट्रिक्स, एक ये वेक्टर लिखेंगे, एक ये वेक्टर लिखेंगे और एक ये फोर्थ वाला वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। और अगर हम इसकी डायमेंशन बताएंगे, ये मैंने आपको बताया है, सब स्पेस बताई है कॉलम ऑफ ए की, कि जिसमें हमारे पास ये वाले 3 वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। आप लिखेंगे सब स्पेस फॉर कॉलम ऑफ ए, कॉलम ऑफ ए, ठीक है। उसके आगे क्या होगा, आप एक ब्रेसेस लगाएंगे जिसमें आप पहला वेक्टर ये वाला लिखेंगे, सेकंड वेक्टर ये वाला लिखेंगे एंड थर्ड वेक्टर ये वाला लिखेंगे। नेक्स्ट आपने नीचे लिखना है डायमेंशन फॉर कॉलम ऑफ ए, डायमेंशन कितनी होगी हमारे पास 3, क्योंकि हमें कितनी पिवट पोजीशंस मिली हैं, 3 मिली हैं। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है नल ऑफ ए के लिए, तो नल ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, जो हमें एचएन फॉर्म दी गई है, एचएन फॉर्म ये, इसके लास्ट पे आपको 0 0 ऐड करना है, रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप चाहें तो एचएन फॉर्म से भी जो है वो इक्वेशंस निकाल के फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिड्यूस्ड एचएन फॉर्म में कर लेंगे तो हमें x1 x2 x3 की डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 को जो है वो हम एक दफ़ा सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, क्या फाइंड करना होता है, हमें कॉलम ऑफ ए फाइंड करना होता है, सब स्पेस फॉर कॉलम ऑफ ए, ठीक है। तो सब स्पेस निकालते हैं फॉर कॉलम ऑफ ए। ये हमारे पास एचएन फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है, देखते हैं। पहली पिवट पोजीशन ये है, सेकेंड पिवट पोजीशन ये है, थर्ड पिवट पोजीशन ये है। तो सब स्पेस फॉर कॉलम ऑफ ए कौन सी आएगी, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग ए में से वेक्टर्स आ जाएंगे। फर्स्ट वेक्टर आएगा 1 5 4 -2, ये फर्स्ट वेक्टर आएगा। देन थर्ड पे पिवट पोजीशन है तो थर्ड वेक्टर आएगा जो है हमारे पास, कोमा -4
-9 -9 एंड 5। ठीक है, एक लास्ट वाला है हमारे पास, तो लास्ट वाला वेक्टर आ जाएगा जो कि है 3 8 7 -6। ये क्या है हमारे पास? सब स्पेस है फॉर कॉलम ऑफ ए। अगर मैं इसकी डायमेंशन बताऊं तो वो क्या होगी? मेरे पास डायमेंशन होगी मेरे पास इक्वल टू 3। किसकी डायमेंशन है ये? सब स्पेस फॉर कॉलम ऑफ ए की डायमेंशन है। नेक्स्ट हमें बतानी है डायमेंशन बतानी है, सब स्पेस बतानी है नल ऑफ ए के लिए। तो नल ऑफ ए के लिए हमें क्या करना है? रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है लास्ट पे 0 वेक्टर ऐड करने के बाद। तो इसका सोल्यूशन जो है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूस्ड एचेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया। फर्स्ट पिवट पोजीशन ये है, सेकंड पिवट पोजीशन ये है, थर्ड पिवट पोजीशन ये है। आपको ये लग रहा होगा कि ये एचेलॉन फॉर्म में है, लेकिन ये एचेलॉन में नहीं है बल्कि ये रिड्यूस्ड एचेलॉन में है। इनकी पिवट पोजीशंस के ऊपर और नीचे सारे जीरोज ही हैं। और लास्ट पे आपको याद होगा कि हमारे पास एक 0 0 वेक्टर है। ठीक है, वो भी आपने याद रखना है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिखना है। तो चले हम इक्वेशंस की फॉर्म में लिखते हैं। ये इक्वेशंस की फॉर्म में फर्स्ट रो से हमारे पास क्या आएगा? x1 प्लस 2x2, x3 हमारे पास 0 है, प्लस 5x4 किसके इक्वल है? 0। आपको याद रखना है कि इसके लास्ट पे एक 0 वेक्टर भी ऐड है जो इक्वल के ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, तो रो 2 से हमें क्या मिलेगा? x3 माइनस 2x4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें अगर और यहाँ से देखें तो हमारे पास x1 x2 x3 x4 की पोजीशन है। x4 हमारे पास क्या है? 0। ये x4 हमारे पास 0 कैसे बनता है? यहाँ पर देखें, ये x4 की पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? 0। जब 0 से मल्टीप्लाई होगा और सामने इसके क्या है? 1। x4 जब इसी साइड पे रहेगा और 1 जो है वो x4 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। जब x4 को हम पुट करेंगे, या फिर आप सिंपल इसी तरीके से कर लें, आप सिंपल ऐसा कर लें, इसमें से आप x1 की वैल्यू निकालें और इसमें से x3 की वैल्यू निकालें। x1 इसी साइड पे रहेगा, यहाँ पर देखें x1 जो है वो इसी साइड पे रहेगा, बाकी वैल्यूज हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो वो हो जाएंगी माइनस की, -2x2 माइनस 5x4। x3 में से क्या आएगा? x3 इज इक्वल टू 2x4, जस्ट 2x4 ही है। ठीक है, तो इसकी सबस्पेस हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पर सबस्पेस भी मैं लिख देती हूँ। ठीक है, x1 x2 x3 x4, एक ये वेक्टर आएगा, इसके सामने लिखा जाएगा ये x1 के सामने उसकी कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी जाएगी जो कि है -2x2 माइनस 5x4, और फिर x2 की जगह पे x2 ही आ जाएगा, x3 की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि है 2x4, x4 की जगह पे x4 ही आ जाएगा। तो कलर चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट क्या होगा? हमने क्या कॉमन लेना है? यहाँ पर x1 एंड x किसकी वैल्यू थी? x3 की वैल्यू है, तो उनको हम नहीं छेड़ेंगे। x2 बाहर निकाल लेंगे कॉमन, x2 बाहर निकालेंगे तो फर्स्ट रो में से जो हमें मिलेगा वो हमें मिल जाएगा, फर्स्ट रो में से हमें -2 मिलेगा, सेकेंड रो में से हमें 1 मिलेगा, थर्ड रो में से हमें 0 मिलेगा, फोर्थ रो में से भी हमें 0 मिलेगा x2 के लिए। नेक्स्ट हमने निकालनी है x4 के लिए। तो जब हम x4 के लिए निकालेंगे तो फर्स्ट रो से हमें मिलेगा, बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा मुझे, यहाँ से देख लेते हैं।
तो x4 के लिए मुझे मिलेगा 5, ठीक है, और सेकेंड रो में से मुझे 0 मिलेगा, थर्ड रो में से मुझे 2 मिलेगा और फोर्थ रो में से मुझे 1 मिलेगा। ये मुझे सब स्पेस मिल गई है। ये है मेरी सब स्पेस फॉर नल ऑफ ए, और इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है मेरे पास 2। इस एक्सरसाइज के हमें इतने ही क्वेश्चन करने थे। आई होप आपको जो है वो डायमेंशन ऑफ ए, नल ऑफ ए, फॉर नल ऑफ ए एंड डायमेंशन फॉर सब स्पेस ऑफ ए, इन सब टॉपिक्स की जो है वो क्लियर हो गया होगा जब हमने जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व की हैं और क्वेश्चन सोल्यूशन देखे हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई एरर हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।